ओके बच्चा पार्टी, अपन रिफ्लेक्शन को समझ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे लाइट के दूसरे फिनोमेना की, विच इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए इस चीज को समझिए। जैसे अगर ये सिर्फ ग्लास होता, इसके पीछे ब्लैक बोर्ड नहीं होता, तो सामने एक ग्लास है, समझ लीजिए। ठीक है, आपके विंडो पेन्स में जो ग्लास होता है, तो जब आप ग्लास के सामने खड़े होते हैं तो आपके साथ दो घटनाएं घट रही हैं। एक तो आपको खुद को अपना इमेज दिख रहा है, थोड़ा सा तो दिखेगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहे हो, आप लोग दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। सो थोड़ा आप दिखेंगे और थोड़ा क्या दिखेगा, बाहर का चीज दिखेगा, है ना। बाहर जो जा रहा है या बाहर जो है वो भी दिख रहा है और आप भी थोड़ा सा दिखेंगे। ये जो आपके दिखने की प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और जो बाहर दिख रहा है उसको जो देख रहे हैं आप, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके, सो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन एंड दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। So what is light? Light is a form of energy that produces the sensation of vision. Light basically है क्या, एक ऐसा एनर्जी फॉर्मेट है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब हम जब देखते हैं तो दो चीजों से देखते हैं। जैसे समझ लो मैं इस दीवार को देख पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें लाइट गिरा और गिरने के बाद मुझ तक आया, तो देर इज अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं बाहर की चीजों को देख पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि देर इज अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब बीच में एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या मैं दीवार के उस तरफ क्या है वो देख पा रहा हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो दीवार के उस तरफ भी मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? ओके, so light is a form of energy that produces the sensation of vision. आप अपने आंखों से जो देख पा रहे हैं वो भी रिफ्रैक्शन ही है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फिनोमिना ऑफ, क्योंकि आपके आई लेंस हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आई लेंस। ओके, सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है भाई साहब, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इस रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो ये आपका एक ओपेक सरफेस है, इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आपने एक नॉर्मल बना दिया है, तो ये वाला ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है, ये आपका ओपेक सरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर कमिंग, तो ये अपने रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन मिरर देखा है, कॉनकेव मिरर देखा है, कॉन्वेक्स मिरर देखा है, ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं। अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन का सरफेस क्या होता है, ओपेक। रिफ्रैक्शन का सरफेस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जहां पे आप आर पार देख पाए। दिस वॉल इज ओपेक, दैट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो जहां पे आप आर पार देख पाए उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और वहां पे ही रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो कौन कौन से सरफेसेस ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, बताइए। ग्लास, ठीक है, और वाटर, ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, और व्हाट एल्स, हाँ, आइस यार, कुछ हद तक, हाँ, नहीं डायमंड नहीं है। ओके, तुमको मालूम है नकली डायमंड होता है, देखा है कभी? अमेरिकन डायमंड बोलते हैं हम उसको, एडी बोलते हैं। ठीक है, डायमंड कैसा होता है, अगर आप टेस्ट करना चाहें ना डायमंड असली है या नहीं, अपने हाथों पर रखिए। अगर डायमंड से आप अपनी हाथों की रेखाओं को देख पा रहे हैं तो वो डायमंड नहीं है, वो अमेरिकन डायमंड है, वो लैब में बनाया गया डायमंड है, वो कांच के टुकड़े को डिजाइन करके बनाया गया है। ठीक है, और अगर आप अपनी हाथों की रेखाओं को नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअल डायमंड। क्योंकि वहां डायमंड जो है वो अपने आप में कांच नहीं है, वो कार्बन से बना हुआ है। भाई साहब, डायमंड को अगर आपने 100 माले की बिल्डिंग से ऐसे उठाकर ऐसे फेंक दिया तो भी वो टूटेगा नहीं। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन। ठीक है, कांच को तो भाई साहब यहां से फेंकोगे तो ही टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, दीज आर रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ये आपके रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light. बाल्टी में बाल्टी भर पानी में आप अपना हाथ डुबोइए तो क्या लगता है, टूट गया है? अरे भाई, टूटा नहीं है हाथ, लेकिन लगता तो यही है ना कि टूट गया है ना। कोई स्टिक को डुबोइए तो वो स्टिक टेढ़ा दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, आपके हाथ को भी बस जहां पे पानी का लेवल है ऐसा लगेगा कि टूट गया है यार, है ना। या आपने कोई स्टिक रखा है तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो टूट गया है। तो ये जो होता है ये किस लिए हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाथ एक्चुअली में नहीं टूटा, ये जो स्टिक आपने डाला है वो नहीं टूटा है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो ये है आपका चेंज इन द डायरेक्शन।
अरे तुम तो भाई साहब यही चेंज कर दिए उधर। ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे मीडियम वन है, लेट्स से मीडियम वन है आपका एयर, और ये लेट्स से है आपका मीडियम टू, विच इज लेट्स से आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये आपका ग्लास है। ठीक है, इसके पहले क्या हो रहा था, एक मीडियम था जो ओपेक था, वहां पे लाइट आ रही थी और उसी मीडियम से लाइट वापस जा रही थी। अभी लाइट ये आई देखो ऐसे, ठीक है, यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जैसे आप रिफ्लेक्शन और रुको ना मैं बताऊंगा क्या लिखना है, टाइम दूंगा, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे है, इस पे स्ट्राइक हो रहा है, ये जाना चाहिए ऐसे, है ना, दिस शुड बी गोइंग लाइक दिस, लेकिन ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। व्हाई इज द लाइट गोइंग टू बेंड, यहां पे लाइट बेंड क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि आप ऐसे टाइल्स वाले रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, आपका एक स्पीड है, अभी अचानक से रेती आ गई, उस पे भी आप क्या उतने फोर्स से या उतने ही स्पीड से चल पाओगे, नहीं। अचानक से बर्फ आ गया, क्या आप उतने ही स्पीड से चल पाओगे, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी आपकी, है ना, फिसल ही जाओगे, गिर ही जाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आप वही हो, आपके चलने की क्षमता भी वही है, आपका पोटेंशियल, आपका स्पीड भी वही है, लेकिन आपके मतलब अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। कहीं पे आप आराम से स्मूथली चल पा रहे हो, कहीं पे आपका पैर धंस जा रहा है, फिर आप उसको निकाल रहे हो, फिर चल रहे हो, और कहीं पे तो आप गिर ही जा रहे हो, अगर पानी आ गया तो आप चल ही नहीं पाओगे, आप डूब जाओगे, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम आपका चेंज हो रहा है, आप नहीं चेंज हो रहे भाई साहब, you are not changing, but the medium is changing. Since the medium is changing, in spite of you being the same, your speed and velocity is also changing. आपका स्पीड भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आप में चाहे जितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, आपका स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो आप अगर आप वही इंसान है, आपके पास वही मसल्स हैं चलने के लिए, ठीक है, आपके मूवमेंट के लिए वही मसल्स हैं, इसमें कुछ भी तब्दीलियां नहीं हुई हैं, लेकिन आप भाई साहब कहीं पे गिर रहे हो, कहीं पे आप ठीक से चल पा रहे हो, कहीं पे आप धंस जा रहे हो, आपको चलने में डिफिकल्टी हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Why is this happening? Because the medium is changing, and since the medium is changing, it is creating a change in the speed. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, so change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called as refraction of light. इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चेंज की वजह से आपका देखो, मैं अगर बोलूं कि भाई साहब ये एक ये आपका टाइल्स में ऐसे चलना है, आपको चल लोगे ऐसे, है ना, आराम से चल लोगे कि नहीं। अगर यही मैं बोलूं कि रेत पे भी करना है, कर पाओगे। एक रेती है, उसमें मैंने ऐसे भाई साहब इतना ही डिस्टेंस तुमको दे दिया है, अब बोलता हूं कि इसमें भी वैसे ही चलो, कर लोगे ऐसे, भाई साहब गिर जाओगे धड़ाम से, है ना, नहीं कर पाओगे। अगर मैंने आइस में आपको चलने बोला, भाई साहब इतने में ही चलना है तुमको, नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट बिकॉज द स्पीड इज गेटिंग डिफरेंट। तो इसीलिए जिस रास्ते लाइट आ रहा था, क्योंकि चेंज हो गया मीडियम में, उसी रास्ते लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उसका भाई साहब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। The direction of light is going to change. This phenomena of change of direction of light with change of medium. Medium पहले क्या था भाई साहब, लाइट किस में ट्रैवल कर रहा था, एयर में, अभी किस में ट्रैवल कर रहा है, ग्लास में। So because of change of medium, there is a change in the direction, because there is a change in the speed of light as well, ठीक है, and this is known as refraction. अभी आप इसको लिख सकते हैं, फटाफट फटाफट इसको लिख लीजिए कोई जल्दी से।
Okay, so change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो आपका समझ लो एयर है, ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है. अच्छा, डेंसर मीडियम जिसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है, रेयर मीडियम जिसका घनत्व कम है. तो एयर इज अ रेयर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. नाउ लाइट इज बेसिकली ट्रैवलिंग, दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, the light was supposed to go like this but the light will go like this, so this is the refracted ray. ठीक है, ये हो गया आपका refracted ray. देखो, अगर मैं बोलूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, ये, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है नहीं, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ में आ रहा है, देखो ये क्रॉस हो रहा है ना, ये क्रॉस हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है आपका भाई साहब, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा, यहां पे जो आर हम कंसीडर कर रहे हैं और इंसिडेंस और आर, वहां जो आर कंसीडर करते हैं वो अलग है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन मतलब सेम सरफेस से ही जब लाइट वापस जाती है, तो ये वाला आर और ये वाला आर अलग अलग है. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रेयरर टू डेंसर, अगर लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट किस तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ. देखो लाइट जाना चाहिए इधर, ये किधर आ गया, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है आपका. when light is traveling from rarer to denser medium, it will show a tendency to bend towards the normal. ठीक है, so when light is traveling from rarer to denser, it will show a tendency to bend towards the normal. अगर मैंने सिचुएशन दे दी आपका डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो जाएगा. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से. ठीक है, ओके, डेंसर टू रेयर मीडियम. ओके, चलिए भाई साहब यहां पे अपन अगेन, अगर अभी यहां पे आते, देखो ये लाइट जो यहां से यहां आई, अभी ये बाहर निकल रही है. ठीक है, तो लाइट जहां पे इंसिडेंट है वो क्या है आपका, डेंसर मीडियम, है ना, और लाइट जहां जा रही है वो क्या है आपका, रेयर मीडियम. सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लाइट जानी चाहिए ऐसी, लेकिन जाएगी भाई साहब ऐसी. ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, सो लाइट शुड बी गोइंग लाइक दिस बट इट इज गोइंग लाइक दिस. ठीक है, सो व्हेन, तो ये हो गया आपका इमर्जेंट रे. बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लाइट है जो ऐसे जाना चाहिए था, और जो फाइनल लाइट ले निकल रहा है, ये दोनों भाई साहब क्या है,
एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इफ दे आर पासिंग थ्रू द सेम मीडियम ऑफ अ ग्लास स्लैब और व्हाटएवर, ठीक है, विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये वाला ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और ये आपका इमर्जेंट रे है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इज इट मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे भाई साहब ये वाला क्या हो गया, ये डेंसर है और ये रेयर है। ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, सो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर और रेयर में को ऐसे समझो कि भाई साहब कौन सा रेयर मीडियम होगा। आप चलो स्विमिंग कर रहे हैं, तो अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही एयर में हाथ पांव चला रहे हैं, इजी है। वाटर में चलाएंगे तो डिफिकल्ट होगा, ग्लास में तो तुम चला ही नहीं पाओगे भाई साहब, ठीक है। तो जहां पे तुम्हारा मूवमेंट डिफिकल्ट बनता जाए वो डेंसर मीडियम होगा। तो एयर और ग्लास में कौन सा डेंसर मीडियम हो गया? ग्लास, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, एंड एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब लाइट ट्रेवल करती है कहां से? रेयर टू डेंसर, it bends towards the normal. Rarer to denser, it is bending towards the normal. When denser to rarer, it bends away from the normal. Is it making clear? ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो एंगल है किसमें? नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में, इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल में और इमर्जेंट रे में इसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल is known as the angle of refraction, not reflection, ठीक है। and the angle between the final emergent ray and the normal is known as the angle of emergence, ठीक है। जनरली आपका जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड। तो आपका भाई साहब ये गाड़ी जा रहा है, गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, ओके। ये ट्याव ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो गाड़ी जा रहा था भाई साहब एक लाइन पे, वो बेंड क्यों हो गया? ठीक है, आपका लाइट जा रहा था ऐसे, ट्याव ऐसा क्यों हो गया? व्हाई इज इट बेंडिंग? बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन एंड दिस बेंडिंग इज हैपनिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, सो व्हाई हैज इट बेंडेड? ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्यों हो गया? स्पीड इज या स्पीड इज लेस, यहाँ पे स्पीड इज मोर। जैसे आपने स्पीड देखो, आपने देखा ना वो पिक्चरों में सिंघम की गाड़ी आ रही है भाई साहब, क्यों ब्रेक मारा तो ऐसे हो गया भाई साहब, है ना। पहले बहुत स्पीड में आ रही थी गाड़ी, जैसे ब्रेक मारी तो टें ऐसे हो गया। तो गाड़ी जैसे आपने ब्रेक मारी तो क्या हो गया? गाड़ी की स्पीड ठप्प से नीचे गिर गई और इसकी वजह से गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो साथ ही साथ क्यों हो रहा होगा ये? क्योंकि स्पीड चेंज हुई है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मूवीज में आपने देखा रहा है कि ये जप्प से गाड़ी आ रही है, जोर से ब्रेक मारा तो आपका भाई साहब ये डायरेक्शन चेंज हो गया, स्ट्रेट जो गाड़ी जा रही थी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था? स्पीड ज्यादा था जब इसमें चल रहा था ये, जैसे स्पीड लेस हो गया अचानक से तो ये भाई साहब राइट की तरफ मुड़ा। सो द बेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज हैपनिंग बिकॉज द स्पीड हैज अनकर्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लाइट में भी एप्लीकेबल होता है। जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा है तो उसका एक स्पीड है, और जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी चेंज की वजह से लाइट में बेंडिंग फिनोमेना होता है, ठीक है। दैट इज द रीजन द बेंडिंग फिनोमेना हैपेंस, ओके। तो ये आपका भाई साहब गाड़ी इधर चला गया, तो दिस इज बेसिकली बेंडिंग। ट्रैक्टर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ये भाई साहब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई इसकी। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, एंड दैट इज द रीजन इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। If the light is traveling from denser to rarer medium, its velocity will increase and will bend away from the normal, ठीक है। ओके, सो स्पीड इज सेम, अभी भाई साहब स्पीड सेम है, ठीक है। कंक्लूजन, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट नो डेविएशन, ठीक है। अगर लाइट स्ट्रेट जा रहा है तो नो डेविएशन हो रहा है, तो कोई स्पीड में चेंज नहीं है। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो लाइट स्ट्रेट जाएगा, इट विल ट्रेवल विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, डेंस रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मतलब सरफेस पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। सो रेयर टू डेंसर अगर लाइट का ट्रैवलिंग है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर अगर लाइट का ट्रैवलिंग है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ट्रैवल स्ट्रेट तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा।
लाइट ट्रैवल स्ट्रेट सो इट विल अंडरगो नो डेविएशन। तुम लोग का स्कूल कब से खुल रहा है? ये मंडे से खुल रहा है तुम लोग का? महात्मा जी मंडे, ओके। हाफ डे के मजे ले रहा है तू? हाँ। लाइट ट्रैवल्स अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका नो डेविएशन होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन रेयर टू डेंसर? तो लाइट है भाई साहब ये रेयर मीडियम में है, ठीक है। इट इज ट्रैवलिंग टू डेंसर मीडियम, बच्चा पाड़ी, ठीक है। डेंसर मीडियम में गया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो इसको ऐसे सोचो ना कि आप भाई साहब ऐसे फ्लोर पे चल रहे थे, अचानक आपको सैंड पे चलने दे दिया गया, तो आपकी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। वैसे यहाँ पे एयर फ्रीली मूव कर रहा था, अब इसको भाई साहब डेंसर मीडियम में डाल दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आपको मैं पूछूं यहाँ पे एंगल आई है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनमें से कौन बड़ा होगा? एंगल आई विल बी मोर देन एंगल आर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भाई व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हाट हैपेंस as far as light's relationship with the normal is concerned, so it will bend towards the normal। अगर आपको ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, I is greater than R, so आप बताइए लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है? तो ऑब्वियसली इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे I आपका R से ग्रेटर होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ लो यहाँ पे लाइट की जो वेलोसिटी है उसको अपन C लिखते हैं व्हेन इट इज कंसर्न्ड विथ एयर, और यहाँ पे हमने V लिखा, ठीक है। तो अगर I इज ग्रेटर देन R तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन से भाई साहब, एक ही चीज है, देखो एक ही चीज है, ठीक है। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए आपका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी बेसिकली डिक्रीजेस, ओके ओके ओके। और सेम चीज भाई साहब अगर डेंसर टे रेयर होगा, लेट्स से वाटर या ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है और इससे लाइट कहां पे जा रही है? एयर में जा रही है, तो आपका भाई साहब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहां पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, द वेलोसिटी विल इंक्रीज अलोंग द नॉर्मल है अगर, ठीक है। सो अलोंग द नॉर्मल इट पासेस अनडेविएटेड, अलोंग द नॉर्मल अनडेविएटेड मतलब समझिए यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन लाइट जो है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट है। परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं बोल सकते आपका, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? कोई बता सकता है? निक्षुप, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नहीं 90 नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल। अभी तुम्हारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखो अभी तुमने ऐसे भाई साहब ये लेकर आ गए तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, द रे ऑफ लाइट इज नॉर्मल एट द सर्फेस, हाउएवर योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा भाई साहब? 0 होगा, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। 3 केसेस, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, एंड रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, जो भी हो, लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है मतलब लाइट इज नॉर्मल और रादर लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, तो आपका इट पासेस अनडेविएटेड, तो इसकी वेलोसिटी भाई साहब डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का मामला। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया आपका भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन when light is traveling from denser to rarer to denser, ये rarer to denser, velocity यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। when light is traveling from denser to rarer, so angle of incidence is lesser than the angle of refraction। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया।
और जब नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका जीरो है, नो डेविएशन, यहाँ पे अनडेविएटेड पास कर रहा है ये। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन हो गया? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, क्विज टाइम। अच्छा जी भाई साहब, क्या है क्विज टाइम भाई साहब? इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? If a ray of light strikes the glass slab at 30 degree, what is the angle of incidence? जल्दी से बोलना है भाई साहब। मुनाजा, देखो ये ग्लास स्लैब है, इस पे रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे आपने नॉर्मल बना दिया, ये आपका कितना है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होता है। ये टोटल कितना है 90, ये अगर 30 का हो गया तो ये कितने का हो जाएगा 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। क्यों, क्या हो गया? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ये 60 डिग्री कैसा हो गया? ओके। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मली जीरो, गुड। ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब है भाई साहब, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, देखो नॉर्मली आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट ये ऐसे आ रहा है, ग्लास स्लैब नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मली मतलब नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? देखो ये नॉर्मल है, इसके साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही नॉर्मल भी है और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज आई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। If a ray of light strikes the glass slab at 30 degree, what is the angle of emergence? Hey baby, चली फटाफट, एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है। अरे बाबा, इसको ऐसे देखो, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है, ये आया ऐसे और ये आया ऐसे। मैंने आपको अभी बताया ये है आपका क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपका क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू ई, एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस? एंगल I की वैल्यू भाई साहब कितनी है? इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई साहब? ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री।
तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल आई, दैट इज 60 डिग्रीज। तो आपका सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। क्या 3 पॉइंट का होता है भाई साहब? A ray of light strikes a glass slab at an angle of 50 degree with the normal to the surface of the slab. What is the angle of incidence? Hey, Nancy, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से स्टार्ट करें टाइमर। ये तो क्या हो गया दत्त? A ray of light strikes a glass slab. देखो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। A ray of light strikes a glass slab at an angle of 50 degree with the normal. ये नॉर्मल है और इस पे कितना एंगल बना रहा है ये, 50 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब। ओ सॉरी, सरफेस ऑफ द स्लैब है, आई एम सॉरी, 50 डिग्री। ओके, नहीं सही है भाई साहब, 50 डिग्री विद द नॉर्मल, 50 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द, ये नॉर्मल है टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, अरे भाई साहब, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो इट विल बी हाउ मच, 50 डिग्री ओनली। समझ में आ रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वही तो होगा 50 डिग्री। क्लियर है? ओके ओके ओके। अ रे ऑफ लाइट गेट्स डेविएटेड व्हेन इट पासेस ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज, आई निक्षुक जल्दी जल्दी फटाफट। A ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium because, जल्दी जल्दी भाई साहब, सहरा बांधते बांधते बारात निकल जाएगी, जल्दी। हाँ, बट इंटेंसिटी नहीं। अरे हमने पढ़ा किस लिए डेविएशन चेंज हो रहा है, वो गाड़ी जा रही थी देखो, उसकी स्पीड चेंज हो गई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पे स्पीड मैटर करता है, स्पीड। इंटेंसिटी मतलब क्या समझते हो? इंटेंसिटी मतलब चमक। जैसे अगर 30 वॉट का जो बल्ब है उसकी चमक अलग होगी, 100 वॉट का जो बल्ब है उसकी चमक अलग होगी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। उसका लाइट से, ट्रैवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट आपका चेंज हो रहा है, इसीलिए डेविएशन कॉज हो रहा है। द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन और डेविएशन इज जस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, क्लियर है भाई साहब। और थोड़ा भी अपना लॉजिक सेंस यूज करो। तुमने अभी तक कलर ऑफ लाइट के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। तुमने अभी तक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। तुमने अभी तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। जो तुमने पढ़ा है अभी तक इस सेशन में वो सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट है। कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट में ही आएगा ना भाई, ठीक है। कहाँ ऐसी चीजों पे हम जाएं जिसके बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओके, इवन इफ यू वुड हैव नॉट नोन द आंसर, द कॉमन सेंस सेज दैट यू शुड बी स्टिकिंग ऑन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, Rakesh performs the experiment of tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angle of incidence. He observes that in all cases, I is greater than R, but I is equal to E. ठीक है, I is greater than angle of emergence. Angle of incidence is greater than angle of emergence, but angle of incidence is equal to angle of refraction. Angle of incidence is lesser than angle of refraction, but angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence is lesser than angle of emergence, but angle of incidence is equal to angle of refraction. मुनज़्ज़ा, यही होगा। क्यों? ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, मतलब आपका मीडियम 1 क्या है? एयर। मीडियम 2 क्या है? ग्लास। विच वन इज डेंसर? ग्लास। When light travels from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal. देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, the experience of tracing the path of ray of light passing through a rectangular glass. rectangular glass से लाइट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लाइट कहां से आ रहा है? एयर से। तो मीडियम 1 आपका क्या हो गया? एयर, है ना, मीडियम 1। ये हो गया आपका रेयर मीडियम। और मीडियम 2 क्या हो गया भाई साहब? आपका मीडियम 2 हो गया आपका ग्लास, which is basically what? A denser medium. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. अगर bends towards the normal है तो I will be greater than R. Angle I will be greater than R. Making sense? ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि हर बार आपका इमर्जेंट रे जो होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल। तो भाई साहब ये वाला तो कभी नहीं हो सकता।
ये कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज नेवर गोइंग टू बी द ट्रू, ये ट्रू ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है, और ये डिपेंड कर रहा है लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल कर रहा होता तो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, बट सिंस हियर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास स्लैब विच इज रेयर टू डेंसर मीडियम, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके 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 okay. Refraction of light, so changing the direction of propagation of ray of light when it travels obliquely from one medium to another। ध्यान दो यहां पे obliquely क्यों बोला गया है, why obliquely, कोई बता सकता है? ये ग्लास स्लैब है, obliquely मतलब लाइट जब टेढ़ा आ रहा है तो ही वो टेढ़ा जाएगा, तो उसका बेंडिंग होगा। ठीक है, लाइट ऐसे जब टेढ़ा आ रहा है तो उसका बेंडिंग होगा, लाइट अगर सीधा आ रहा है तो कोई बेंडिंग ही नहीं है, इसीलिए ओब्लिकली बोला गया है। ठीक है, अगर लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, समझ लो ये पाथ ऑफ लाइट है, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम ओब्लिकली बोल रहे हैं। रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो कब होगा? जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है लाइट, या डेंसर से रेयर में। ठीक है, और कब होगा? जब आपका लाइट ओब्लिकली आ रहा हो, ऐसा टेढ़ा आ रहा हो। अगर सीधा आ रहा होगा तो सीधा ही जाएगा भाई साहब, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। सो द फैक्ट दैट ओब्लिक इंसिडेंस इज ओनली गोइंग टू कॉज रिफ्रैक्शन इज ट्रू। ठीक है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आपका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, सो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called as refraction of light। ठीक है, ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला लॉ क्या है भाई साहब आपका, जो हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ में था वही लॉ यहां पे भी है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब देखो ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तो आप रिफ्लेक्टेड जैसे मान लो रे ऑफ लाइट अगर इधर आ रहा है तो वो आपकी तरफ नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसे ही जाएगा, सेम प्लेन में ही रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल गोइंग टू बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये इंटरफेस है भाई साहब, दो मीडियम का क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, ऐसा ओपेक मीडियम होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ओपेक मीडियम्स में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इट इज, तो आपके क्या क्या चीजें जरूरी हैं और ये कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में नहीं रहेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का होना जरूरी है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब के सब सेम प्लेन में होंगे। ये होगा पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाक से, क्विक क्विक जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, डन है भाई साहब। ओके, ये हो गया आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंसिडेंट रे। ये हो गया देखो, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया भाई साहब, एंड द नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल कोई रे ऑफ लाइट नहीं है, ये आपने डायग्राम पर्पसेस के इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, दिस इज नॉट अ रे ऑफ लाइट, ये इमेजिनरी एक लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्मल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, at the point of incidence all lie in the same plane. Ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. Sin थीटा क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है, ओके। तो थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बता देता हूँ। नाइन्थ वालों अपना स्टेट बोर्ड वालों को तो मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता देता हूँ। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको अपन बोलते हैं बेस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया लेट्स से एंगल थीटा। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, ये रेशियो ऑफ साइड्स है बेसिकली, ठीक है। तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा बच्चा पार्टी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है भाई साहब? tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन अब आपको फिलहाल इसको जानने की जरूरत नहीं है। एक होता है कोसेक, सेक और कॉट। इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर समझ लो आपका ये ए, बी और सी है, तो अपन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज मतलब हो गया आपका ए सी। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, सिंपल। ओके, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे आपका साइन जीरो का वैल्यू ये होता है जीरो। आपको ये मैथ्स में आप ये चैप्टर डील करेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसको समझ लीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या ये समझ में आ रहा है? साइन जीरो की वैल्यू हो गई 1, 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और 90 की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law, तो आप अगर यहां पे देखोगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये हो गया आपका एक कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हो गया म्यू, इसको अपन म्यू बोलते हैं ऐसा, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, अगर मीडियम आपका सेम है, वही एयर और ग्लास का मीडियम है, तो चाहे कहीं भी ले लो आपका ये रेशियो सेम रहेगा। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको अपन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलेंगे। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करना है भाई साहब। तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है? 1 तारीख को? मतलब कल से खुल रहा है? और ये 16? अरे बाप रे, बड़ी फुर्सत में है भाई साहब।
हो गया भाई साहब? ओके, सो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर. अगर लाइट के कलर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, लाइट के कलर को देखो, लाइट के कलर्स क्या क्या है आपके, विबग्योर है ना, दिस इज बेसिकली विबग्योर. तो या तो आपने व्हाइट लाइट ही लिया है या इनमें से कोई एक लाइट कंपोनेंट लिया है, लेकिन लाइट के कलर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं. और दो जो मीडियम्स हैं उनको भी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे समझ लो आपने एयर और ग्लास का मीडियम लिया है तो वही रखा है, ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट्स में. तो आपको दिखेगा जितनी बार भी आप एंगल को चेंज करते जाएंगे, समझ लो आपने यहाँ पे I1 रखा, ठीक है, फिर आपने भाई साहब I2 रखा, फिर आपने भाई साहब I3 रखा, तो I1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका R1 आएगा, I2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका R2 आएगा, I3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका R3 आएगा. जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता जाएगा. लेकिन आपको एक चीज क्या दिखाई देगी, वो है ये कि आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भाई साहब आपका कांस्टेंट होगा. साइन I2 बाई साइन R2, दिस विल बी इक्वल टू साइन I3 बाई साइन R3. ये आपका कांस्टेंट चलेगा, ठीक है. साइन I1 बाई साइन R1 विल बी इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2, साइन I3 बाई साइन R3. आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके, दैट विल बी. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम.